हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन का एक स्पेशल केस है और आज इसका हम स्टडी करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन एक चीज़ मैं उसको देखने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारी आसपास की जो डेली लाइफ है उसका एक अभिन्न अंग है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे आसपास प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए हमें नज़र आती है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है। जेवलिन थ्रो जिसको हम भाला फेंक बोलते हैं, शॉट पुट थ्रो जिसको हम गोला फेंक बोलते हैं, एंड जो थर्ड है वो है डिस्कस थ्रो जिसको हम समटाइम्स डिस्क थ्रो भी कहते हैं। ये सभी थ्रो में जो मोशन होता है पार्टिकल का वो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जाम्पल होता है। इसके लिए मैंने कुछ वीडियो लिंक अपने वीडियो में शेयर किया है, तो आप उसको ज़रूर देखें आगे डिस्कशन करने से पहले, आगे मेरे वीडियो देखने से पहले, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो सके कि किस तरीके से डिस्कस थ्रो होता है, किस तरीके से भाला फेंक होता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से प्रोजेक्टाइल मोशन में बन सके। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, यहाँ तो मैंने लिख दिया है कि दिस इज़ द फिजिक्स ऑफ जेवलिन थ्रो, शॉट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो। इसका मैंने एक फिजिक्स का नाम दिया है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, किस टाइप के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, चलिए उसको हम थोड़ा देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी पार्टिकल को नियर अर्थ सरफेस अगर वर्टिकली ना फेंक के हम हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए फेंकें तो वो मोशन जो होगा पार्टिकल का उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मतलब ये किस तरीके से मोशन है, मान लीजिए ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है। कहने का मतलब ये हमारा अर्थ सरफेस है जिसको हमने फ्लैट एज्यूम किया है, जिसको मैं हॉरिजॉन्टल का नाम भी दे रहा हूँ। ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है और या फिर मैं इसको अर्थ सरफेस कह लूँ। इसको मैं एक्स एक्सिस से डिनोट कर रहा हूँ। दूसरी तरीके से ये हो गया वाई जिसको मैं वर्टिकल कह रहा हूँ और ये वाई है, ये इस तरीके से है। अगर इस पे कोई पार्टिकल हम वर्टिकली ऊपर की ओर न फेंक के हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए इनिशियल वेलोसिटी से फेंकें, अगर ये थीटा है और ये वेलोसिटी यू है, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो इस तरीके से जब कोई मोशन होगा तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ये जो पार्टिकल का जो मोशन है अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है, कैसा फुलफिल, कि जब ये हॉरिजॉन्टल से अर्थ सरफेस से कुछ एंगल बनाते हुए यू वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं, तो जो इसका मोशन होगा उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और ये मोशन कुछ इस तरीके से सिमेट्रिक फॉर्म में होता है। ये पार्टिकल का पाथ है बेसिकली, जो ये आप देख रहे हैं, दिस इज द पाथ ऑफ पार्टिकल। इसका हम नेचर देखेंगे कि ये जो पाथ बना है ये किस तरीके से पाथ है, वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर पे। बट अभी समझने वाली बात ये है कि ये कहाँ पे हो रहा है, हमने क्या क्या एजम्पशंस लिए हैं इस मोशन के लिए। अगर हम एजम्पशंस की बात करें तो हम इसको नियर अर्थ सरफेस लिए हैं, नियर अर्थ सरफेस। मैंने पहले ही बोला था कि ये नियर अर्थ सरफेस होना चाहिए। दूसरा एजम्पशन जो हमने लिया है वो है एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए, एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। एंड तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो डिस्टेंस होता है जो पार्टिकल चलता है, जिसको मैं यहाँ आर से डिनोट कर रहा हूँ, इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते हैं या रेंज कहते हैं। तो ये जो आर होता है दैट इज लेस देन आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ही कम होना चाहिए। जब ये सभी कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो हमें एक चीज़ क्लियर है, वो चीज़ क्या होती है, जो इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में जी रहेगा, वर्टिकली नीचे की ओर। जो वैल्यू है जी की वो भी लगभग कांस्टेंट रहेगी। हमने ये चीज़ देखा था लास्ट क्लास में कि ये कांस्टेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको क्लियरली समझाया था। फ्लैट सरफेस जिसको हम ओरिजेंटल प्लेन मान रहे हैं उसका भी मैंने मतलब समझाया था कि क्या है और क्यों ऐसे वर्टिकली जी नीचे की ओर काम कर रही, ये भी मैंने आपको समझा चुका है। तो जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तभी जी को हम लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं या
कांस्टेंट मान सकते हैं, उसके वेरिएशंस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के मोशन में हमें दो चीज़ क्लियर हुआ। पहला, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से मोशन है कि जो इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट है। ये देख रहे हैं, ये वर्टिकली नीचे की ओर लग रहा है, कांस्टेंट है। दूसरा, जो ये वेलोसिटी है वो वर्टिकल ऊपर की ओर ना होके हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के है। क्यों? क्योंकि अगर ये वर्टिकली ऊपर की ओर हो जाएगी तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल या तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इन दैट केस ये क्या होगा कि जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम लाइन में हो जाएंगे। और हमें ये पता है कि जब भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम लाइन में हो जाते हैं तो हम उसको वन डायमेंशन मोशन की तरह एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम लाइन में नहीं है, आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ एंगल है, वो एंगल हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है हमारा u और नीचे की ओर काम कर रहा है g। इन दोनों के बीच एक एंगल है। ये एंगल होने के कारण ही ये 2D मोशन में हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम लाइन में नहीं है और ये जो मोशन है एक प्लेन में हो रहा है, हम इसको एक प्लेन में डिफाइन कर पा रहे हैं। तो जब मोशन इन प्लेन हो एंड इन दोनों के बीच कुछ एंगल हो तो उस टाइप के मोशन को हम 2D मोशन में एनालिसिस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जब हमारा एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट हो जाए, जब एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट हो जाए तो हमको बहुत अच्छे से हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। जो हमारे न्यूटन्स के जो इक्वेशंस देखे थे हमने, 3 इक्वेशंस जो हमने देखे थे मोशन के लिए, उन तीनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात और है, इसे कुछ डेफिनेशंस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस पार्टिकल को जो यहाँ पे फेंका जा रहा है, ये जो पार्टिकल जो यहाँ पे फेंका जा रहा है, उस पार्टिकल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो हम यहाँ पे मैं कुछ डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब कुछ नहीं है, ये है पार्टिकल जो फेंका जा रहा है, जो यहाँ पे से फेंका जा रहा है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो ये लिख लेंगे पार्टिकल which is being thrown। जो पार्टिकल को फेंका जा रहा है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, जेवलिन थ्रो में जो भाला होगा, भाला बेसिकली प्रोजेक्टाइल होगा। शॉर्ट पुट थ्रो में जो गोला है, गोला बेसिकली प्रोजेक्टाइल है। डिस्कस थ्रो में जो डिस्क है वो बेसिकली प्रोजेक्टाइल है। अब जो थीटा यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो थीटा आप देख रहे हैं, इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से फेंका जा रहा है, अर्थ सरफेस से किस एंगल से फेंका जा रहा है, उसको बोलते हैं बेसिकली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किस पॉइंट से फेंका जा रहा है, जैसे अगर मैं यहां पे नेम दे दूं, इसको मैं O नाम दे रहा हूं, इस हाईएस्ट पॉइंट को मैं A नाम दे रहा हूं, इसको मैं B नाम दे रहा हूं, तो O पॉइंट को जो हम बोलेंगे पॉइंट O, पॉइंट O बेसिकली क्या होगा, पॉइंट O को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। किस पॉइंट से फेंका जा रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो मोशन हुआ है, ये जो मोशन डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं O से लेकर B तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, O से लेकर B तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज। या फिर इसको सिंपली रेंज कहा जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको हम सिंपली रेंज भी कहते हैं। ये जो ए और यहाँ से अगर हम इसको वर्टिकली नीचे की और एक 90 डिग्री और यहाँ पे एक पॉइंट असाइन कर दें जिसको मैं सी पॉइंट कह रहा हूँ, तो ये जो ए सी है, जो हाइट अटेंड किया है, बेसिकली ये किसको बताएगा, ए सी हाइट को बताएगा। तो इस हाइट को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। ए सी क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय
पार्टिकल। और ये जो पार्टिकल O से लेकर A तक गया, A से लेकर B तक गया, उसके लिए जो समय लिया उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम O to A and A to B is equal to time of flight। तो जो इसका नोटेशन होता है, रेंज के नोटेशन को हम R से डिनोट करते हैं। मैं इसको कैपिटल R लिखना चाहता हूं। हाइट, जो मैक्सिमम हाइट होता है उसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बेसिक डेफिनेशन समझ चुके हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कुछ एंगल होना चाहिए, तभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ये बेसिक कंडीशन है। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? तो इतने ध्यान रखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब इतना ही कि इन दोनों के बीच एक एंगल होना चाहिए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच एक एंगल होना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। चलिए, अब इसके बेसिक डेफिनेशन तो हमने समझ चुके हैं। और ये कैसा मोशन है ये भी हमें क्लियर हो गया। ये एक ऐसा 2D मोशन है, ये एक ऐसा मोशन इन प्लेन है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जहां पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और 2D मोशन हो रहा हो या मोशन इन प्लेन हो रहा हो, तो मैंने क्या बताया था, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसा? 1D मोशन इन x डायरेक्शन प्लस 1D मोशन इन y डायरेक्शन विद द सेम कंडीशन कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो चलिए अब उस बेसिस पे इसको एनालिसिस करते हैं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या समझाया था। आपको याद होगा कि ये एक ऐसा मोशन है, ये मान लीजिए प्रोजेक्टाइल कर रहा है पार्टिकल, और इसका जो इनिशियल डायरेक्शन है इस डायरेक्शन पे u और ये थीटा है। मैंने रेफरेंस फ्रेम में ऐसा चूज किया है कि जहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है वहीं पे इसकी ओरिजिन है। तो सपोज हम इसको y डायरेक्शन लेते हैं और इसको x डायरेक्शन लेते हैं। इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि मैं कोई भी पॉइंट पिक करूं, मैं यहां 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 पिक करूं, कोई भी पॉइंट इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में। व्हाट अबाउट g? जो एक्सेलरेशन लग रहा है हमेशा नीचे की ओर लग रहा है, हमेशा नीचे की ओर लग रहा है, ऐसा वर्टिकली नीचे की ओर। ये ध्यान देने वाली बात है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस है, तो इसमें वर्टिकली नीचे की ओर g लग रहा है, कहीं भी ले लें आप। और वो g की वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट है, उसके मैग्नीट्यूड में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है। तो मुझे दो चीज क्लियर हो गया कि डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड में भी किसी प्रकार की चेंजेस नहीं हो रही है। तो जब इस तरीके से मोशन है तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर एक ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो इस मोशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं? 1D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन प्लस 1D मोशन with constant acceleration in y डायरेक्शन। मैंने आपको ये मेरे
पिछले क्लास में ज़रूर बताया है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमने ये देखा था कि ये बेसिकली 1D मोशन के दो कंपोनेंट, मतलब x एंड y में आप इसको डिवाइड कर दीजिए और एनालिसिस कर लीजिए। उसके जो इक्वेशंस लगते हैं, 3 इक्वेशंस जो हमारे बेसिक इक्वेशंस हैं, आप उसको पुट कर सकते हैं सेपरेटली, x के लिए भी एंड y के लिए भी, और उसके अकॉर्डिंगली आप एनालिसिस कर सकते हैं। और जब एनालिसिस करेंगे, जब ये आप एनालिसिस करेंगे तो हमें बेसिकली क्या समझ में आता है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये 1D मोशन इन x डायरेक्शन, 1D मोशन इन y डायरेक्शन है, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो बेसिकली 2D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बताएगा। इन दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो हम इक्वेशन जो हमने 3 बेसिक इक्वेशंस देखे थे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और बेसिक इक्वेशंस क्या थे, v इज इक्वल टू या vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। उसी तरीके से y के लिए दूसरा जो इक्वेशन था वो हमारा क्या था, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, उसी तरीके से y के लिए। और तीसरा इक्वेशन था vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स नॉट। ये जो इक्वेशन है y के लिए बेसिक लगाना है, तो ये तीनों इक्वेशंस हम लगा सकते हैं। ये हमने देखा था। थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग लें कि क्या इसका मीनिंग क्या है, ये जो मैंने लिखा है इसकी मीनिंग क्या है, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने ये देखा कि जो मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो बेसिकली क्या है, 1D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, 1D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए जो u है उसके हम 2 कंपोनेंट ले सकते हैं। जो मैंने घॉस्ट वाला इफेक्ट आपको बताया था, मान लीजिए एक कंपोनेंट इधर की ओर है जिसको हम u cos थीटा कहेंगे। दिस इज बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। उसी तरीके से जो दूसरा कंपोनेंट है वो यहां पे है और इस डायरेक्शन में है, जिसको हम बोलेंगे u sin थीटा इन y डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है y डायरेक्शन। जब इसका आप 2 कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये जो u sin थीटा वेलोसिटी से जो पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि मैंने बोला था कि इसको हम इंडिपेंडेंटली सेपरेटली इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान दे रहे होंगे कि अभी क्या हो गया, ये जो 1D मोशन है, ये बेसिकली 2 1D मोशन जो आपको नजर आ रहे हैं। एक 1D मोशन ऐसा है जिसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम लाइन पे हैं। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम लाइन में है तो ये 1D मोशन की तरह बिहेव कर सकता है। और उस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये किस तरीके से मोशन है, ये फ्री फॉल ही तो है, जहां पे वेलोसिटी क्या है, uy है। वेलोसिटी क्या है, uy है, और uy की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो y डायरेक्शन पे जो मोशन हो रहा है वो बेसिकली फ्री फॉल है, और जो x डायरेक्शन पे जो मोशन हो रहा है उसमें किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है। आप देखोगे कि x डायरेक्शन में किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन केवल y डायरेक्शन में है। ay इज इक्वल टू माइनस जी एंड ax इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्सेलरेशन जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है या जो हमें समझ में आ रहा है। जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें क्लियर पता है, ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड uy इज इक्वल टू u sin थीटा। व्हाट अबाउट x नॉट एंड y नॉट, x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड y नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मोशन ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है। तो ये दोनों 0 हमें पता है एच पर हमारे रेफरेंस फ्रेम जो हमने एज्यूम किया था। नाउ अब इस इक्वेशंस को अलग अलग ट्रीट करिए। आप देख रहे होंगे कि इस पार्टिकल को मैं अगर ट्रीट करूं तो ये u sin थीटा से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके यहां पे मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है। मतलब ये हो गया मैक्सिमम हाइट उसने अटेंड किया, मतलब ये पार्टिकल ऐसा गया और ये मैक्सिमम हाइट अटेंड किया। मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का मतलब क्या हुआ, इसकी जो वेलोसिटी है vy यहां पे 0 हो गई, और उसके बाद ये पार्टिकल नीचे की ओर आया और फिर से यहां पे आ गया। इस समय जो इसका जो वेलोसिटी होगा वो नीचे की ओर रहेगा, स्पीड तो सेम रहेगी लेकिन वेलोसिटी नीचे है। तो यहां पे ये पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड कितना है, पार्टिकल की जो स्पीड है vy इज इक्वल टू माइनस u साइन थीटा। स्पीड तो सेम है, ये जो स्पीड है आप देख रहे हैं स्पीड सेम है u साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव की ओर है, इसलिए मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं। वेलोसिटी माइनस u साइन थीटा, नीचे की ओर है। ये क्या चीज है, ये बेसिकली फ्री फॉल है। ये कहां का पॉइंट को बता रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। ये पॉइंट बता रहा है ओ पॉइंट को। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंट का नाम दिया, इसको मैं ओ पॉइंट दे रहा हूं, इसको मैं ए दे रहा हूं और इसको दे रहा हूं बी।
तो बेसिकली ये O पॉइंट से निकला ये पार्टिकल, उसके बाद A पॉइंट तक पहुंचा, ये हो गया A पॉइंट, और उसके बाद जब ये वापस आया यहाँ पे तो ये B पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो ये वाला बेसिकली B पॉइंट को बता रहा है। और ये क्या है? ये बेसिकली फ्री फॉल ही तो है, ये वन डायमेंशनल फ्री फॉल ही तो है। तो ये y डायरेक्शन पे मोशन बिल्कुल फ्री फॉल जैसा ही है। व्हाट अबाउट x डायरेक्शन? चूंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी में किसी प्रकार की चेंजेस नहीं आएगी। तो आप अगर ए पॉइंट पे अगर देखें पार्टिकल का अगर कंपोनेंट x डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे x डायरेक्शन पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे Vx इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मिलेगा। अगर आप B पॉइंट पे भी देखें पार्टिकल का इस डायरेक्शन में तो Vx इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मिलेगा। मतलब एवरी पॉइंट आप कहीं भी ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, पार्टिकल की x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी। तो ये किस तरीके से मोशन हुआ जो हमने अभी देखा प्रोजेक्टाइल मोशन, वो किस तरीके का मोशन हुआ, ये जो भी हमने अभी डिस्क्राइब किया है वो बेसिकली समटाइम्स हम ऐसा भी लिख सकते हैं जो हमने अभी लिखा है कि मोशन इन प्लेन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, ओके ये ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ये मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन is equal to motion of particle with constant velocity in the x direction। आप देख रहे हो कि x डायरेक्शन पे मोशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रही है, तो ये x डायरेक्शन पे ऐसा वाला हो गया। What about y डायरेक्शन? ये y डायरेक्शन इज इक्वल टू फ्री फॉल। पूरे फ्री फॉल के फंडे हम y डायरेक्शन पे लगा सकते हैं, तो ये फ्री फॉल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है कुछ नहीं है, बेसिकली ये फ्री फॉल का एक्सटेंडेड वर्जन है। फ्री फॉल आपका y डायरेक्शन में हो रहा है और x डायरेक्शन में केवल u cos वेलोसिटी से, u cos थीटा वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है। जब इन दोनों को आप मर्ज कर देते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये हमें इतना समझ में आया। तो जब मैं फ्री फॉल के सभी फंडे को यूज कर सकता हूं y डायरेक्शन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, y डायरेक्शन के लिए जब मैं फ्री फॉल के सभी फंडे को यूज कर सकता हूं तो मेरे लिए चीजें सिंपल हो गई। अब बहुत ज्यादा इस पे मैथमेटिक्स अब रह नहीं गया। आप चाहें तो बेसिक इक्वेशन यूज करके भी वो वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो फ्री फॉल की प्रॉपर्टी को यूज करके भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें फ्री फॉल की प्रॉपर्टी अच्छे से याद है तो चलिए उसी से पहले डिराइव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो फ्री फॉल का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसका जो y डायरेक्शन है बेसिकली फ्री फॉल को निरूपित करता है। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट इसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, एंड ये B पॉइंट जहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल अगेन अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करता है। तो ये फ्री फॉल में जो ये आप देख रहे होंगे ये वाला पोजीशन बेसिकली O को रिप्रेजेंट करता है, ये A को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये वाला पॉइंट B को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फ्री फॉल के केस को y डायरेक्शन को इस तरीके से OAB के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये O पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो बॉल का पोजीशन होगा जो कि अगेन Vx इज इक्वल टू यू कॉस थीटा से चल रहा होगा, वो A पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसके लिए A पॉइंट है। और यहाँ पे जो बॉल अगेन Vx इज इक्वल टू यू कॉस थीटा से चलेगा वो B पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कंप्लीट जब इन दोनों मोशन को ऐड करेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था। चलिए इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, फ्री फॉल के प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है t, जिसको हम लोग लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको याद होगा जब फ्री फॉल की हमने डिस्कशन किया था तो उसमें क्या होता है, एक पार्टिकल होता है जो u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकते हैं, उसके बाद एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है एंड अगेन वो नीचे की ओर जिस स्पीड से उसको फेंका जाता है, सपोज अगर इसको u स्पीड से फेंका गया हो तो ये
u स्पीड से ही नीचे की ओर गिरता है एक डेफिनिट मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद, इसको हम h कहते हैं। और ये इस तरीके से वैल्यू जो u की होती है, स्पीड जो होता है वो सेम रहता है। लेकिन अभी u यहाँ पे है नहीं, इसकी जगह पे uy है, जहाँ पे uy इज इक्वल टू u साइन थीटा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u, लेकिन u की जगह पे यहाँ uy है तो uy अपॉन g। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट की 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सेम है हमारा फ्री फॉल का, u के जगह पे u साइन थीटा एक टर्म आया है। व्हाट अबाउट h? h के लिए हमने देखा था फ्री फॉल में कि वो होता है u स्क्वायर अपॉन 2g, लेकिन यहाँ पे u के जगह पे uy स्क्वायर है और uy की वैल्यू है u साइन थीटा, इसलिए ये हो जाएगा u साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी h की। h क्या है? मैक्सिमम हाइट। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इनफैक्ट हमें याद है फ्री फॉल के केस में, फ्री फॉल में जो u था उसको रिप्लेस करके u साइन थीटा कर देना, बस इतना ही। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज अगर आप ध्यान देंगे तो रेंज क्या है आप इस फिगर में देखिए, u cos थीटा से चलने वाली बॉल t समय पे जितने दूरी तय की वही बेसिकली रेंज है। तो रेंज क्या हुआ? u cos थीटा, क्योंकि वेलोसिटी थ्रू आउट द टाइम सेम है तो इसलिए u cos थीटा इंटू t, ये बेसिकली वही फॉर्मूला है x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, जहाँ पे ax की वैल्यू 0 है इसलिए इधर का टर्म 0 हो गया है और कुछ नहीं है। तो u cos थीटा, और ये जब इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे t की वैल्यू को तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g। आप थोड़ा सा इसको और देखिए, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, u से u मल्टीप्लाई होगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिखा जाता है साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस तरीके से हमारे पास r की भी वैल्यू आ गई। आपको ये तीनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये बेसिकली है क्या चीज़? ये पैरामीटर्स हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं रेंज कितना गया, मैक्सिमम हाइट कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, ये इसके पैरामीटर्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। इसके बाद मैं क्या इस पाथ को, ये पाथ तो आपने वीडियो से देखा कि वीडियो में जो पाथ नज़र आती है शॉर्ट पुट बॉल की जो पाथ होता है समटाइम्स ऐसा कुछ नज़र आता है, या हमने क्रिकेट में भी देखा है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जो बॉल होता है उसका जो पाथ होता है समटाइम्स ऐसा कुछ हमें नज़र आता है। लेकिन क्या इस पाथ को मैं कुछ मैथमेटिक्स नाम से इसको जान सकता हूँ? क्या इस पाथ का नेचर क्या है? ये सर्कुलर पाथ है या इलिप्स का कोई एक पोर्शन है या हाइपरबोला का पोर्शन है, किसका है? इसका मैं जानना चाहता हूँ इसका नेम क्या है। क्या ये पैराबोलिक पाथ है, क्या सर्कुलर पाथ है, या कोई ऐसे ही रैंडम पाथ है? तो चलिए इसके लिए थोड़ा फिजिक्स और थोड़ा मैथमेटिक्स देखें कि ये है किस टाइप का। तो मैं यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट लेता हूँ P, और उसका अगर मैं कोऑर्डिनेट यहाँ से लिखना चाहूँ एक्स वाई के टर्म में तो ये हो जाएगा x, मतलब ये वाला x है और ये y। तो P इज इक्वल टू मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू एक्स वाई। एक कॉमन पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एंड y। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम x एंड y प्लेन पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसे किसी समय t पे जो पोजीशन वेक्टर होगा वो x एंड y कोऑर्डिनेट से मैं यहाँ पे बेसिकली शो कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अभी हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे x एंड y के लिए। तो हम लोग ये एक्सप्रेशन क्लियरली लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आपको याद होगा कि जो पार्टिकल है जहाँ से ओरिजिन है वहीं से चालू की है, तो ये जो x नॉट है, x नॉट की वैल्यू हो जाएगा 0 एंड ax की वैल्यू 0 दी गई है। तो ये दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो बचा क्या? x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसके लिए y के लिए कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई नॉट की वैल्यू है 0 और
ए वाई की वैल्यू है -g, यू वाई की वैल्यू है u साइन थीटा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मर्ज करूं और t को एलिमिनेट कर दूं तो मैं इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं इस तरीके से लिख सकता हूं y इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा। ओके, और इसमें एक टर्म आएगा, यहाँ पे t भी है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको और देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और ऐसा, ये किसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है या नहीं है? ये थोड़े समझने की कोशिश करते हैं और इसको दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। इसको दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स टेन थीटा को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस हाफ जी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा टेन थीटा यहाँ पे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे केवल x बचेगा। जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे और जो टर्म कैंसिल हो सकता था उसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस, आप इसमें देखिए इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो टर्म मिलेगा हमें इस तरीके से मिलेगा x अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यू स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी को हम लिखते हैं r, कैपिटल R, रेंज कहते हैं इसको। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे जो है यू स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी को रिप्लेस कर देते हैं r से, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन r। ये भी एक फॉर्म है, ये आपको याद रखना होगा। ये भी बेसिकली जो यहाँ पे मोशन हो रहा है पार्टिकल का एक्स वाई प्लेन पे, उसके पाथ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल को ये भी रिप्रेजेंट करता है। अब क्या इस टेन थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ? मेरा नेक्स्ट टारगेट है इस टेन थीटा को रिप्लेस करना। तो ये जो टेन थीटा इज इक्वल टू, हमको पता करना है कि ये किसके इक्वल होता है। तो मैं एक टर्म ले रहा हूँ 4h अपॉन r। 4 इंटू एच की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r की जो वैल्यू होती है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसको हम साइन 2 थीटा लिखा करते हैं, अपॉन g। आप देख रहे होंगे कि इस g से ये g कैंसिल आउट है, इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट है, ये 2 ये 4 से कैंसिल आउट हो गए दोनों 2 मिलके, और ये यू स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो 4h अपॉन r है, बेसिकली यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा बचा और नीचे कॉस थीटा बचा, टेन थीटा ही है। ये एक बड़ा रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है कि जो एंगल होता है, जिस एंगल से पार्टिकल को फेंका जाता है, उसका टेन थीटा अगर हम लोग ले लें तो वो 4h अपॉन r होता है। यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं y इज इक्वल टू टेन थीटा को जब रिप्लेस कर दिए तो बचेगा 4h x अपॉन r इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन r। ये भी फॉर्म आपको याद रखना है।
अभी हम लोग क्या ये x अपॉन आर को कोई दूसरे टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। हमें ये पता है कि जो r है, r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। व्हाट अबाउट एक जनरल x? एक जनरल x की मैं बात करूं तो x इज इक्वल टू होता है यू कॉस थीटा इंटू एक जनरल टाइम t। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा x अपॉन आर निकालने के लिए, तो x अपॉन आर इज इक्वल टू आपको मिलेगा t अपॉन टी। तो यहां पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये इक्वेशन फिर से थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है और उसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4h t अपॉन कैपिटल T 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T। तो ये फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं। ये सभी के सभी फॉर्म, हमने जो 4 इक्वेशन लिखे, हमने कौन कौन सा इक्वेशन लिखा? इक्वेशन नंबर 1 ये वाला, इक्वेशन नंबर 2 ये वाला, इक्वेशन नंबर 3 ये वाला और इक्वेशन नंबर 4 ये वाला। ये चारों के चारों इक्वेशन फ्रेंड्स इस प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्रेजेक्ट्री को शो करते हैं। यहाँ पे आप जो प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हैं उसके ट्रेजेक्ट्री को शो करते हैं, उसके पाथ को शो करते हैं। तो आपको ये फॉर्म्स याद रखने हैं। क्या पता एग्जाम में कौन से फॉर्म के बारे में पूछा जाए और आपको पता ना हो, या ये वैल्यू दे दी जाए, टी दे दी जाए, कैपिटल टी दे दी जाए, स्मॉल टी दे दी जाए, 4h दे दिया जाए और आपको y पता करने के लिए बोला जाए, तो लेंदी प्रोसीजर से ना जाके आप स्मॉल प्रोसीजर से भी जाके ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम में किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ट्राई करिए कि ये सब आपको याद रहे। लेकिन इन सब से क्या मैं इसको अभी तक इक्वेशन का नाम दे पाया हूँ? क्या मैंने उसकी अंडरस्टैंडिंग कर पाई है कि जो इक्वेशन है रियली क्या चीज़ है? तो चलिए देखते हैं इन्हीं इक्वेशन की मदद से कि इस इक्वेशंस को मैं कैसे डिफाइन करूं, इसका जो इक्वेशन है उसको मैं कैसे डिफाइन करूं, इस पाथ के बारे में बताऊं कि ये पाथ का नेचर क्या है, क्या ये इलिप्टिकल शेप का है, क्या ये सर्कुलर शेप का है, या पैराबोलिक शेप का है। चलिए किस शेप का है थोड़ा अभी देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं जो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है उसकी मदद से। फ्रेंड्स अभी जो हम देखने वाले हैं उसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया था वो रियली किसी एक नोन ज्योमेट्री का इक्वेशन है। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू 4h x अपॉन r 1 माइनस x अपॉन r, ऐसा हमने अभी देखा था कि इक्वेशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में करने वाली पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री है, पाथ का इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें और हम आगे की ओर अगर देखें तो ये इस तरीके से मिलेगा 4h इन ब्रैकेट x अपॉन r माइनस 1 अपॉन x अपॉन r का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस माइनस को आगे ले लें तो ये आ जाएगा माइनस 4h x अपॉन r का होल स्क्वायर माइनस x अपॉन r। हमने इसको 10th की क्लास में इस टाइप से बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं कि इसको कैसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है कि अगर मैं इसको a मानता हूँ तो ये बेसिकली 2ab है, तो मुझे इसमें b स्क्वायर ऐड करना है। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि माइनस 4h x अपॉन r माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं x अपॉन r। अगर ये 2ab है तो इसका हाफ जो है, इसका जो हाफ है उसको बेसिकली आपको प्लस यहाँ पे करना है एंड माइनस करना है इस तरीके से। अब इसको देखिए, अगर मान लीजिए ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है तो ये माइनस 2ab है। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। a जो कि x बाई आर को a के नाम से हम जान रहे हैं और b को अगर 1/2 से जाने तो 2ab करें तो ये हो जाएगा। अब मैं इसको सिंपल होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 4h, ये हो जाएगा x अपॉन आर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म हो गई, ये वाली आप जो देख रहे हैं ये टर्म को उस तरीके से हमने लिख दिया। जो बैलेंस टर्म है हमारे पास वो बची 1/4। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा माइनस 4h इन ब्रैकेट x अपॉन r माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो बचेगा प्लस
4h अपॉन 4h अपॉन 4, हाँ ओके, 4 से 4 कैंसल आउट, तो इधर मेरे पास जो बचेगा ये है y, तो ये हो गया y माइनस h, और दूसरी तरफ बचा माइनस 4h, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x अपॉन r माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, लाइक दिस। इसको थोड़ा सा चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस r को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बचेगा माइनस 4h अपॉन, यहाँ से r स्क्वायर टर्म बाहर निकलेगी, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर x माइनस r बाई 2 होल स्क्वायर, और इधर बचेगा y माइनस h। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये किस तरीके का इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमारे अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन करें, y माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 4h अपॉन आर स्क्वायर x माइनस r बाई 2 का होल स्क्वायर, इसकी कंपैरिजन हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस 4a x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर, जो कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा y नॉट इज इक्वल टू h है एंड x नॉट इज इक्वल टू माइनस प्लस r बाई 2 है। ये हमें समझ में आए। इस इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ध्यान होगा, ये जो इक्वेशन है हमें ये पता होता है कि y माइनस 4a एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास नोन है, किस तरीके से नोन है, ऐसा, ये मान लीजिए ये y इक्वल टू माइनस 4a एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल टू माइनस 4a एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको y माइनस वाई नॉट, मतलब मैं इसके जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को शिफ्ट कर दूं y कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट एंड पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट में, तो ये मान लीजिए ये हो गया पॉजिटिव x नॉट और ये हो गया पॉजिटिव y नॉट, तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो वर्टेक्स आप देख रहे हैं, ये वर्टेक्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब रही बात पैराबोला, ये पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ये पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, और ये पैराबोला ऐसा भी हो सकता है वर्टेक्स में शिफ्ट होने के बाद। लेकिन इस इक्वेशन से कोई एक चीज निकलने वाला है, या तो ये पैराबोला होगा, या फिर ये पैराबोला होगा, या फिर ये पैराबोला होगा। अगर ये पैराबोला है तो डेफिनेटली जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए इस पैराबोला के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि जब x इज इक्वल टू 0 हो, मतलब जब पार्टिकल ओरिजिन पे हो, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, जब पार्टिकल ओरिजिन पे हो तो डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट भी वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल वहीं से चलना चालू किया था। तो चलिए इसको चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने x इज इक्वल टू 0 रखा, कौन सी इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे। अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो आप ध्यान देंगे कि अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 0 दे दूंगा तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, y माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 4h अपॉन आर स्क्वायर इन टू, यहां से क्या मिलेगा मुझे, ये तो 0 हो गया, तो माइनस r बाई 2 का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं r स्क्वायर बाई 4। इस 4 से ये 4 कैंसल आउट, इससे ये कैंसल आउट, तो इधर बचा कितना, माइनस h, बचा कितना, माइनस h। अब y माइनस एच इक्वल टू माइनस एच, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस एच प्लस एच इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली अगर x इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन पे, तो y इज इक्वल टू भी क्या मिल रहा है मुझे, 0। तो इसका मतलब मेरा ये वाला ग्राफ करेक्ट है और ये वाला ग्राफ कैंसिल, ये गलत है। और ये हमें नजर भी आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज है, ये वाली वैल्यू जिसको हम x नॉट कह रहे हैं, ये x नॉट की वैल्यू कितनी है, r बाई 2। डेफिनेटली क्यों, क्योंकि यहां तक की जो दूरी है, यहां तक की जो दूरी है, इसको हम r कहते हैं। ये जो है, अगर ये r बाई 2 है तो ये यहां तक की दूरी को हम लोग
अगेन r/2 कहते हैं। तो कंप्लीट क्या मिलता है हमें, r मिलता है। और ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, वो भी सही है, y = h मैक्सिमम हाइट है। तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आया, बेसिकली ये इक्वेशन निकला y = या y - h = -4h अपॉन r² x - r/2, ये भी r/2 का होल स्क्वायर, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन जिस पाथ से हो रहा है उस पाथ का इक्वेशन है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ इस इक्वेशन को। जो आप यहाँ पे जो पाथ देख रहे हैं, ये पाथ का इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आया, ये जो वर्टेक्स है ये कौन सा टाइप का वर्टेक्स है। ये हम ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसे अगर हमें फिगर पहले से क्लियर हो तो मैं इसको लिख सकता था, ये हमारा h है, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है अगर मैं उसकी चर्चा करूँ तो ये r/2 और h होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर x y, क्योंकि ये r/2 है और ये h है, तो ये r/2 इंटू h। और मुझे पता है ये कौन सा टाइप पैराबोला है, ये y - 4ax² टाइप पैराबोला है। ध्यान रखें यहाँ a का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, एक जनरल a है, ये कोई कांस्टेंट है जिसको मैं सपोज k से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे भी इस इक्वेशन को लिख सकता था y माइनस, ये कहाँ शिफ्ट हुआ है y डायरेक्शन पे, h पे, तो h = सम कांस्टेंट k x - r/2। मैं इसको पहले भी लिख सकता था इस इक्वेशन को, जो अभी हमने फाइंड आउट किया उस इक्वेशन को। अगर मेरे को ये पता हो, अगर मुझे ये कोई बोल दे कि ये पैराबोलिक पाथ है, अगर मुझे मान लीजिए किसी तरह से पता चल जाए कि ये पैराबोलिक पाथ है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 4h अपॉन r है। हमने अभी ये इक्वेशन डेराइव किया, हमें वहाँ से अंडरस्टैंडिंग आई। तो फ्रेंड्स हमने ये भी देख लिया कि जो पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उस पाथ का नेचर क्या है। उस पाथ का नेचर हमें क्लियर हो गया कि वो पैराबोलिक शेप का है। दूसरा हमें ये भी क्लियर हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे निकालते हैं, उसमें फ्री फॉल का कैसा यूज़ करना है। हमने ये भी देखा कि रेंज हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। हमने ये भी देखा कि मैक्सिमम हाइट जो पार्टिकल अटेंड करती है इस पैराबोलिक पाथ के समय, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया फ्री फॉल का यूज़ करते हुए। ये तो हो गई इस पैराबोलिक पाथ के पैरामीटर्स एंड उसके पाथ के डिस्क्रिप्शन के बारे में। लेकिन आज की क्लास जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब हमने क्या कहा कि दिस इज़ द फिजिक्स ऑफ शॉर्ट पुट थ्रो, दिस इज़ द फिजिक्स ऑफ जेवलिन थ्रो, दिस इज़ द फिजिक्स ऑफ व्हाट, डिस्कस थ्रो। लेकिन अभी तक हमने उनकी बात नहीं की है, तो ये बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें और एंजॉय करिए फिजिक्स को। थैंक यू।